हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 48, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब इस पूरी सीरीज में आपको क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन होगा। अलॉन्ग विद दैट आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना है, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो बैच है दैट इज रवि स्टडी ऐप पे आपको बैच मिलेगा 10,000 क्वेश्चन का। इसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी वो यहाँ पर मिलेंगी, साथ ही में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी सब्जेक्ट्स आपके जीके और जीएस के यहाँ पे कवर होंगे। एंड एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा। एंड जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पूरा कंटेंट यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। एंड अलोंग विद दैट क्वेश्चंस आपके बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना है ये बैच दैट इज 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि निम्न में से कौन सी मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा प्लेग उन्मूलन की स्मृति में बनवाई गई स्मारक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग minarets is a memorial which is built by the मोहम्मद कुली कुतुब शाह in the memory of plague abolition। तो अगर हम बात करें, ये जो पूरी मीनार है इसका नाम है चार मीनार, ठीक है। एंड ये जो चार मीनार है, इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और इसके बनवाने का पर्पस क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्लेग महामारी का अंत, यानी कि इरेडिकेशन ऑफ द प्लेग। इसी की याद में यहाँ पर हैदराबाद में इस पूरे जो है चार मीनार को बनवाया गया था। अगर हम बात करते हैं इसके जो है ईयर की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अराउंड 1591, यानी कि 1591 के दौरान इसको हैदराबाद में बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है फिलहाल, अगर हम बात करते हैं तो ये तेलंगाना में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि प्लेग महामारी के अंत की स्मृति में यहाँ पर हैदराबाद में कुली कुतुब शाह के द्वारा यहाँ पे जो है चार मीनार को बनवाया गया था। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले विजयनगर वंश के शासक कौन थे? यानी कि हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में रूल करने वाले जो यहाँ पे शासक थे, उसमें नाम आता है किसका, दैट इज कृष्णदेव राय का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं 16th सेंचुरी की, यानी कि 16वीं शताब्दी की, तो इसमें आपको ईयर ध्यान रखना है अराउंड 1509 से लेके 1565 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर में जो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तो तुलुव शासक जो थे, तुलुव राजवंश जो था उसका उनका शासक था, जिनमें सबसे प्रमुख जो शासक यहाँ पर आते हैं उनका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक है। और इन्होंने ही यहाँ पे शासन किया था। और कृष्णदेव राय के बाद में जो आते हैं उसमें प्रमुख नाम है अच्युत देव राय का, साथ ही में वेंकट प्रथम और सदाशिव राय का। बट इम्पॉर्टेंट अगर हम समझें, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कृष्णदेव राय का नाम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था?
तो अगर हम बात करते हैं खेरवार आंदोलन को, तो सबसे पहले तो आपको उसमें ईयर ही ध्यान रखना है कि खेरवार आंदोलन का जो ईयर होगा वो होगा 1874 और इसका नेतृत्व ये किया था भागीरथ मांझी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये उस समय पे अगर हम बात करते हैं बिहार में, जो आज के समय में अगर हम समझे तो झारखंड वाला रीजन आएगा और उसमें कम्युनिटी यहाँ पर आती है संथाल के नाम से। तो संथाल समुदाय के द्वारा ही इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी और ये एक सामाजिक, राजनीतिक और सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य जमींदारों और ब्रिटिश दमन के खिलाफ में आदिवासी पहचान को पुनः प्राप्त करना था। तो नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाम आएगा भगीरथ मांझी का। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एरिया की, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी में जो बिहार, लेकिन आज के समय में जो एरिया आएगा वो आएगा झारखंड का। और इसमें समुदाय की बात करते हैं तो संथाल समुदाय के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस खेरवार आंदोलन को हम लोग सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जानते थे। तो ये इसका जो ऑल्टरनेट नाम है दैट इज सफाहोर आंदोलन, ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग? तो केमिकल वेदरिंग का इनमें से कौन-सा एग्जांपल होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम जाए तो जो यहाँ पे केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल होगा उसमें नाम आता है किसका? ऑक्सीडेशन का। और यही यहाँ पर एक रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है और इसमें क्या होता है कि जो चट्टान में मौजूद खनिज है, विशेषकर अगर हम बात करें लाइक आयरन वगैरह की, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो चट्टान है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, फिर उनका यहाँ पे वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी के बारे में, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। डी के बारे में, दैट इज ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा कि बोरी, जिसे निम्न पुरापाषाण काल का पहला स्थल माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बोरी विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो बोरी अगर हम बात करें, बोरी एक जगह है जो कि आपको लोअर पेलियोलिथिक एज में देखने के लिए मिलेगी और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में अगर हम समझे तो स्पेसिफिकली जगह है इसमें अहमदनगर जिला। तो अहमदनगर जिला है, वहां पर आपको ये जो साइट है अ, बोरी के नाम से, वो देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपसे टेन्योर इसका पूछा जाए तो आपको इसमें लोअर पेलियोलिथिक साइट, यानी कि जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके दौरान की ये साइट यहाँ पे मानी जाती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द इंडिया? तो भारत में सबसे बड़ा जो सोर्स यहाँ पर आता है किस चीज़ को लेके? इलेक्ट्रिसिटी को लेके, बिजली उत्पादन को लेके। तो उसमें आपको ध्यान रखना है तापीय ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल पावर। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारत में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 60 से लेके 70% तक का जो बिजली उत्पादन है वो यहाँ पे आपको थर्मल पावर से ही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मुख्य अगर हम बात करें रूप यहाँ पे कोयले से, जो कोल है ना यहाँ पे, उसी से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो मैन है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो व्हाट डज द एब्रिविएशन मैन स्टैंड्स फॉर इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग में 3 चीज़ों को ज़रूर पढ़ा होगा जिसमें नाम आता है लैन, मैन और वैन का। तो अगर हम बात करते हैं लैन की, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, वहीं बात करें अगर हम मैन की तो उसमें फुल फॉर्म आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वही आप लोगों से पूछा हुआ है कि मैन की फुल फॉर्म क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड एक इसमें यहाँ पर आता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एक आता है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो 4 फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वहीं बात करें वैन की, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन की बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज डिस्क्राइब्ड एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो दैनिक प्रशासन के दौरान में प्रबंधन करने वाले स्थायी सिविल सेवकों को यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो नौकरशाही यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं ना, वही यहाँ पे आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हड़प्पा वासियों के द्वारा कांस्य मूर्तियां बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड बाय द हड़प्पन्स टू क्रिएट दी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो यहाँ पे जो कांसे की मूर्तियां होती थी, लाइक अगर हम बात करें, फेमस एक मूर्ति यहाँ पे आती है डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो ऐसी मूर्तियों को बनाने के लिए जिस टेक्निक का ये लोग इस्तेमाल करते थे, जो हड़प्पा वासी, उसमें नाम आता है किसका? मोम ढलाई का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है। तो लोस्ट वैक्स कास्टिंग, ये जो पूरी टेक्निक है जिसको मोम ढलाई के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी की हेल्प से जो हड़प्पा वासी थे, जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो लोग जो ब्रोंज की यहाँ पे मूर्तियां होती थी उनको बनाते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये जो आप यहाँ पे लोस्ट वैक्स कास्टिंग थी, जो मोम ढलाई थी, इसमें होता क्या था? तो अगर हम मोटा-मोटा समझे तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता था, मोम से एक आकृति यहाँ पे बनाई जाती थी। फिर उस गीली मिट उसे जो यहाँ पे आकृति उन्होंने मोम से बनाई है, यानी कि जो मोम से यहाँ पे जो आकृति बनाई है उसको जो गीली मिट्टी है उससे ढक दिया जाता था। बाद में जब ये सूख जाती थी तो इसे गरम करते थे, और फिर जो गरम करने के बाद जो मोम थी वो पिघल जाती थी, और उसको पिघला के वो बाहर निकाल लेते थे। और बाद में जो खाली साँचा होता था उसमें फिर वो बाद में क्या डाल देते थे, दैट इज़ जिस भी मेटल का उनको वो पर्टिकुलरली मतलब मूर्ति बनानी है तो उस मेटल को वो उसमें इंसर्ट कर देते थे। लाइक अगर हम फिर से समझे तो आपने कोई यहाँ पे स्टैच्यू लिया, ठीक है? आपने मोम का एक यहाँ पे पुतला बना दिया। उसके बाद में आपने उसको लेप दिया है किस चीज़ से? मिट्टी से, गीली मिट्टी से उसको ढक दिया। ढकने के बाद जब वो सूख गया उसके बाद में फिर आपने इसको गरम किया। गरम करने पे जो साँचा था वो रहा, लेकिन जो अंदर मोम थी वो पिघल गई। फिर वो पिघली हुई मोम को निकाल कर बाहर, फिर उसमें जो साँचा था, खाली साँचा, उसमें वो लोग काँसा या फिर जैसे ब्रोंज जो मेटल था ना उसको भर देते थे। जैसे उसको भरा, देन उसके बाद में ठंडा होने के बाद में जो मिट्टी का साँचा था उसको तोड़कर कांसे की मूर्ति वहाँ से निकाल ली जाती थी, ठीक है? एंड सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जो मोहनजोदाड़ो से मूर्ति बनी है ना, मिली थी डांसिंग गर्ल की, वो एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का? ये लोस्ट वैक्स कास्टिंग का, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन साहित्य ग्रंथ जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा का संकलन किया है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपाइल्ड द मेडिवल ट्रीटीज ऑन द लिटरेचर, जिसका नाम है अमुक्त्य माल्यदा। तो अगर हम इसकी कंपाइलेशन की बात करें तो अगेन आपको विजयनगर साम्राज्य से महान शासक जिसका नाम है कृष्णदेव राय, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्हीं के द्वारा ही यहाँ पे लगभग 16th सेंचुरी में तेलुगु महाकाव्य जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा, इसको यहाँ पे संकलन किया गया था। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है किसका? कृष्णदेव राय का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा तेलुगु महाकाव्य है, ये बेसिकली एक हिंदू देवता थे रंग नायक के नाम से। तो एक यहाँ पे हिंदू देवता थे रंग नायक के नाम से, एंड साथ ही में एक यहाँ पे थे अंडाल, ठीक है? इन दोनों के विवाह पर आधारित था ये पूरा महाकाव्य। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और लैंग्वेज क्या होगी इसकी? इसकी लैंग्वेज है यहाँ पे तेलुगु। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि वीर नरसिम्हा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो वीर नरसिम्हा की बात करें तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन ये किस एंशियंट इंडिया की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इनका यहाँ पे संबंध आता है विजयनगर साम्राज्य की तुलुवा डायनेस्टी से। तो जो तुलुव राजवंश है उससे इनका संबंध था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड राजवंश तो था तुलुव डायनेस्टी, लेकिन अगर आप बात करें साम्राज्य की तो साम्राज्य यहाँ पे आता था विजयनगर एम्पायर, ठीक है? तो विजयनगर एम्पायर के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी। लाइक अगर हम बात करते जैसे दिल्ली सल्तनत में हुआ था ना, कि दिल्ली सल्तनत के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी, वैसे ही विजयनगर के अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज थी, जिसमें एक आता है यहाँ पे तुलुव डायनेस्टी, ठीक है? एंड कार्यकाल की बात करते तो 1505 से लेके 1509 के बीच में इनका यहाँ पे शासक था। नाम क्या है? वीर नरसिम्हा।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की बात करें, इसकी स्थापना ये करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें आपको इनका नाम ध्यान रखना है। लगभग 1347 के अराउंड में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, जो किस वर्ष के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है? तो हूल दिवस की बात करें, हर साल मनता है 30th जून को, और ये 1855 में एक प्रसिद्ध संथाल हूल विद्रोह था, उसी की याद में हर साल की 30 तारीख को, 30 जून को ये जो दिवस है हूल दिवस, ये मनाया जाता है। तो इसमें आपको ईयर ध्यान रखना है, दैट इज 1855, डेट है 30th जून, और डे कौन सा है ये, दैट इज हूल दिवस, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे बनाती थी, तो इसमें आपको जो संथाल है उसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका जो नेतृत्व यहाँ पे किया था, उसमें प्रसिद्ध नाम जो आता है, लाइक इसमें बात करें सिंधु सिद्धू की, इसके अलावा बात करते हैं कहानू की, चांद, भैरव, ये कुछ लोग थे जिनके द्वारा इस पूरे संथाल हूल विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39 ए निशुल्क कानूनी सहायता को जोड़ा था? यानी कि विच अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 39 ए, दैट इज फ्री लीगल एड। तो एक क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि 39 ए आर्टिकल में क्या चीज के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट दी फ्री लीगल एड, एंड ये जो पूरा आर्टिकल था ये जोड़ा गया था, अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा ये जो पूरा आर्टिकल था, आर्टिकल 39 ए, इसको यहाँ पे जोड़ा गया था। एंड 1976 की अगर हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान में ये पूरा जो आर्टिकल था उसको जोड़ा गया था। एंड ये 42nd जो अमेंडमेंट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और 39 ए आर्टिकल है क्या, दैट इज समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बेकिंग सोडे के सिरके के साथ में अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द विनेगर। तो सबसे पहले तो आपको बेकिंग सोडे का फॉर्मूला ही यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा, दैट इज NaHCO3, ठीक है। दो चीजों में बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, एक होता है बेकिंग सोडा और एक आएगा यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा है, साथ ही में यहाँ पे वॉशिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडे की बात करें तो इसमें फॉर्मूला NaHCO3 है, वही बात करें वॉशिंग सोडे की तो Na2CO3, एंड इसमें साथ में 10H2O भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बात करें बेकिंग सोडा की, और इसके रिएक्शन किसके साथ में, विनेगर के साथ में। तो जब भी आपने रिएक्शन करवानी है बेकिंग सोडे की विनेगर के साथ में, तो यहाँ पे जो एक गैस निकलती है, दैट इज वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम केमिकल रिएक्शन को समझे तो देखिए, यहाँ पे जो विनेगर है, दैट इज CH3COH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवानी है किससे, NaHCO3 से, ठीक है। जब आपने इसकी रिएक्शन यहाँ पे करवाई तो ये क्या बना, CH3COONA, साथ ही में रिलीज होता है वाटर, एंड साथ ही में जो यहाँ पे गैस निकलती है वो होती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज होता है, एंड ये काफी जो है तेज झाग बुलबुले यहाँ पे बनते हैं। तो इसमें आपको जो गैस है, दैट इज CO2, वो इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरी को कैसे मापा जाता है? तो हाउ इज द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज मेजर्ड। तो गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं किस चीज को, लाइट ईयर को, जिसको यहाँ पे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, तो ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है लेंथ की, डिस्टेंस की। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि बच्चे प्रकाश से यहाँ पे रिलेट करते हैं किसको, यहाँ पे वो इसको लाइट समझ लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है ना, वो एक यूनिट है किसकी, लेंथ की, एंड इसमें आप डिस्टेंस को मेजर करते हो। और जो दो गैलेक्सीज है ना, जो काफी दूर दूर पे गैलेक्सीज है, उनके बीच में डिस्टेंस को मापने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा दूर की डिस्टेंस होगी तो किलोमीटर, मील, ऐसी जो यूनिट्स है वो इसके लिए पॉसिबल नहीं होंगी। तो इन सब कंडीशंस में यहाँ पे इस्तेमाल होता है किस चीज का, दैट इज प्रकाश वर्ष का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत की हरित क्रांति का मुख्य सूत्रधार किसे माना जाता है? तो हु इज़ रिगार्डेड एज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो यहाँ पर कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये तो है भारत में, ठीक है? अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की, तो दुनिया में अगर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, तो ये कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग। वहीं बात करें भारत की, तो नाम आता है किसका? एमएस स्वामीनाथन का, ठीक है? एंड वही बात करें व्हाइट जो रेवोल्यूशन यहाँ पर होगा विच इज रिलेटेड विद दी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन, तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसका? दैट इज वर्गीस कुरियन का, ठीक है? तो दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति इससे संबंधित है कौन? वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति से संबंधित है कौन? एमएस स्वामीनाथन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में जो प्लेट्यू यहाँ पे सिचुएटेड है उसमें कौन सा यहाँ पे प्लेट्यू आता है? दैट इज इसमें आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में नाम जो है वो ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दक्कन का पठार आपको बेसिकली पश्चिमी घाट जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है इसके बीच में जो यहाँ पर घाट है दैट इज ये होगा डेक्कन प्लेट्यू। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो मतलब सॉरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो पठार है ना उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो मेनली जो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना वाला रीजन है वो उसमें सब आते हैं, ठीक है? मतलब जो नीचे के स्टेट्स है ना बेसिकली लाइक अगर हम बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारे रीजन्स जो हैं वो आते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ में भूमि सीमा को साझा नहीं करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया? तो भारत के साथ में जो लैंड बाउंड्री यहाँ पे शेयर नहीं करता आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, तो उसमें आंसर होगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम भारत की नेबरिंग नेशंस की बात करते हैं तो इसमें आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, साथ ही में म्यांमार और बांग्लादेश, तो 7 ऐसे नेशन हैं जो भारत के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है? अगर हम क्रोनोलॉजी वे में जाएँ, ठीक है? मतलब एक सीक्वेंस में, तो सबसे पहले अगर हम इधर की तरफ से जाएँ तो पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर होती है, देन फिर आपका चाइना आएगा, उसके बाद फिर नेपाल, देन भूटान, उसके बाद में म्यांमार है एंड देन फिर बांग्लादेश है। सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री यहाँ पे लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ में, एंड सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री की बात करते हैं तो वो लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में, ठीक है? एंड वही बात करें श्रीलंका की एंड एक इधर आता है म्यांमार, राइट? सॉरी मालदीव। तो ये यहाँ पे जो है आइलैंड नेशन की तरह ट्रीट होता है एंड ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बट अगर हम बात करें थाईलैंड की तो ये भारत भारत के साथ में लैंड बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के वे मूल निवासी जो शत्रुतापूर्ण काले रंग के थे और वैदिक प्रणाली का पालन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में किस रूप से संदर्भित किया गया है? तो द ओरिजिनल inhabitants ऑफ द इंडियाज हु वर हॉस्टाइल डार्क इन कॉम्प्लेशन एंड मतलब उनके कॉम्प्लेक्शन से वो डार्क थे एंड डिड नॉट फॉलो द वैदिक सिस्टम, उनको वैदिक टेक्स्ट में किस नाम से रेफर किया गया है? तो उनको यहाँ पे कहा गया है दस्युस के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो दस्युस बेसिकली वो लोग हुआ करते थे जो वैदिक समय पे जो उनकी संस्कृति से अलग थे, जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते थे, जो काफ़ी अलग से अपने रिचुअल्स को फ़ॉलो करते थे, तो उनको यहाँ पे दस्युस के नाम से जाना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सन 1498 में भारत की अपनी पहली सफल यात्रा के दौरान में वास्को द गामा के जहाज को कालीकट तक किसने पहुंचाया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यूरोप से भारत में आती है। एंड सबसे पहले बात करते हैं पोर्तुगीज की, तो ये लोग भारत आते हैं। इन्होंने भारत के लिए अगर हम बात करें समुद्री मार्ग की खोज भी किसने करी थी? पोर्तुगीज के द्वारा ही की गई थी। सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पे नोन आता है वो कौन है? वास्को डी गामा। 1498 के समय पे वो भारत आते हैं। इसके अलावा उन्हें कालीकट के तट तक पहुंचाने के लिए जिस व्यक्ति का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है
उसमें नाम है किसका? अब्दुल माजिद का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब्दुल माजिद जो है इनको गाइड करते हैं, कालीकट तक पहुँचाते हैं। बाद में कालीकट पर जिनका स्वागत है वो कौन करता है? वो करता है ज़मोरिन। तो उस समय पे जो कालीकट पे जिसका शासक था, उस समय पे कौन था? ज़मोरिन था, जो कि यहाँ पे वास्को डी गामा का क्या करता है? स्वागत करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत ने आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण ये किस वर्ष में शुरू की थी? तो इन विच ईयर डिड द इंडिया ऑफिशियली स्टार्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? तो ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 1991 का, जब शुरुआत होती है एलपीजीज रिफॉर्म की, जिसमें यहाँ पे आते हैं किस किस का नाम, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों शुरुआत होते हैं 1991 में। एंड इसमें इंपॉर्टेंट ईयर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड उस समय पे जो प्रधानमंत्री है वो काफी एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि एलपीजी के दौरान में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है पीवी नरसिम्हा राव का। एंड उस समय पे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनका नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गुप्त काल में निम्न में से किस अधिकारी ने भंडार और भाले एवं तलवार जैसे हथियार की आपूर्ति का प्रबंधन किया है? यानी कि विच जस्ट अ सेकेंड, हाँ, which of the following officers managed store and the supply of weapons like spears and swords during the गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के दौरान अगर हम बात करते हैं भंडार, भाले और तलवार जैसे हथियारों की आपूर्ति का प्रबंधन ये किसने किया था? तो इसका प्रबंधन करते हैं कौन? दैट इज रन भंडाग्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये एक अधिकारी था बेसिकली, सैन्य भंडार और जितने भी हथियार थे लाइक भाले, तलवार और जैसे कवच, उन सब की देख-रेख, उसकी आपूर्ति का प्रबंधन किसके पास था? तो ये इन्हीं के पास था। और ये किस समय की बात है? तो ये हम लोग बात करें गुप्ता पीरियड की, ठीक है? तो इसमें बात करें रन भंडाग्रिका, तो बेसिकली सैन्य हथियार और भंडार का मुख्य प्रभारी होते थे। फिर बात करें संधि विग्रह का, तो ये बेसिकली जैसे युद्ध और शांति के मंत्री हुआ करते थे, युद्ध और शांति के। फिर बात करें कुमार मात्य, तो कुमार मात्य जो होते थे वो उच्च स्तरीय के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। और वहीं बात करें महादंड नायक की, तो ये मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हर डिपार्टमेंट के ड्यूरिंग दी गुप्तास पीरियड। तो इसमें अगर हम बात करें भंडार, भाले, तलवार की, तो इसमें आपको रन भंडाग्रिका ये नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज के बारे में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 246, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और 246 आर्टिकल संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति, यानी कि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें बेसिकली जो अनुच्छेद है हमारा सातवीं, सॉरी, ये जो अनुच्छेद है ना वो सातवीं अनुसूची, लाइक जो हमारी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी, उसको भी यहाँ पे परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो जो 80 है यहाँ पे, ये बात करते हैं किस चीज़ को लेके? वित्त आयोग को लेके। फिर बात करें आर्टिकल 240 की, तो ये बात करते हैं कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो आर्टिकल 240 में मेंशन है। फिर बात करें आर्टिकल 368 की, तो ये बात करता है संविधान में संशोधन की। ठीक है, तो चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 368 एंड 246 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि उस शासक का नाम बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य को पूरे दक्षिण भारत में विस्तारित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो नेम द रूलर हु प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द विजयनगर एम्पायर ओवर द होल सदर्न इंडिया। तो पूरे सदर्न इंडिया में विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड करने का जो यहाँ पे मेन जो रिस्पॉन्सिबल कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो इसमें आप लोग को नाम ध्यान रखना है किसका? दैट इज कृष्णदेव राय का। तो आप समझ सकते हो कि इनका नाम काफ़ी बार आ चुका है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगेन अगर हम टाइम पीरियड को समझे तो 1509 से लेके 1529 के बीच में काफ़ी इन्होंने जो है अपने आप को प्रोग्रेस किया, अपने पूरा जो साम्राज्य था उसको यहाँ पे फ्लरिश किया। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ कृष्णदेव राय, ये यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की तो उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा, साथ ही में जो यहाँ पे बहमनी सल्तनत है और उड़ीसा के राजपति गजपति शासक, इनको हराकर विजयनगर का जो सर्वोच्च स्थान था वो यहाँ पे सदर्न इंडिया में स्थापित किया था। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई-बुक को परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज़ www.ravebooks.pdf.com पर विज़िट करना है। अगर आपको कोई भी बुक यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप विज़िट कर सकते हो रवि स्टडी ऐप पर एंड डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर। एंड इसके अलावा अगर आप किसी भी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको विज़िट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। तो वापस से शुरू करते हैं क्वेश्चन को एंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विंडोज़ कंप्यूटर में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच में तेज़ी से स्विच करने के लिए कौन-सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन उपयोगी है? यानी कि which shortcut key combination allows you to quickly switch between open applications on the विंडोज़ कंप्यूटर। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो यहाँ पे टैप करना होगा कॉम्बिनेशन वो होगा ऑल्ट प्लस टैब का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे ही आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो ऑल्ट प्लस टैब का तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस वहाँ पर ओपन है उसमें आप यहाँ पे तेज़ी से स्विच कर सकते हो और जो भी मन चाहे अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको जो टैब का इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करनी है दैट इज़ ऑल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसने भरतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर पॉपुलराइजिंग भरतनाट्यम ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो अगर हम बात करते हैं कि भरतनाट्यम की तो 8 क्लासिकल डांस होते हैं जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे भरतनाट्यम। तो इसी को यहाँ पे ग्लोबल स्तर पर एक ख्याति किसने प्राप्त करवाई है तो उसमें आपको नाम ध्यान रखना है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुख्य फोकस क्या था? तो व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें भारत के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हुए हैं जिसमें से अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की तो उसमें जो मेन फोकस यहाँ पर था उसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, यानी कि जो भारी उद्योगीकरण है उसको लेके। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान था इसको पीसी महानुबॉलिस मॉडल पर ये पूरा जो 5 ईयर प्लान था वो आधारित था। एंड इसके टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1956 से लेके 1961 के बीच में सेकंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड मुख्य फोकस क्या था पीसी महानुबॉलिस मॉडल ये आधारित था एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑन दी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने दिया था? तो विच पेयर ऑफ द साइंटिस्ट फर्स्ट proposed the double helix model for the structure of डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो डबल हेलिक जो मॉडल था यहाँ पे डीएनए का उसको यहाँ पे प्रपोज किया था वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। एंड अभी हाल फिलहाल में जो जेम्स वॉटसन इनकी यहाँ पे डेथ भी हुई थी तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। एंड इसी चीज़ के लिए 1962 में इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो अभी हमने डेक्कन प्लेट्यू को समझा और इसी के अगर हम वेस्ट की बात करें दैट इज अगर हम लोकेशन को यहाँ पे ड्रॉ करें तो दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो दक्कन पठार के वेस्ट में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? तो ये मिलेगी आपको वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें आपको जो है ऑप्शन नंबर बी के बारे में ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। तो बॉडी में मेन फोकस जो है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बॉडी को एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? मतलब अगर हम पीओके वाले रीजन को छोड़ दें तो भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कौन सी होगी? तो इसमें आपको लोगों को नाम ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज यहाँ पे नाम आएगा कंचनजंगा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम पीओके वाला रीजन छोड़ दें तो उसके अलावा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में नाम आता है कंचनजंगा का, जो कि आपको सिक्किम और नेपाल वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, और स्पेसिफिकली स्टेट्स अगर हम समझे तो आपको सिक्किम में ये लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैल्शियम का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? तो अगर हम समझें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, तो इसका जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल नेम है तो उसमें हम लोग इसको जानते हैं पीओपी के नाम से, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसी को हम कहते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संस्कृत को भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द संस्कृत डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? तो संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज ये डिक्लेयर किया गया था साल 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली काफी सारी जो लैंग्वेजेस थी एज एन क्लासिकल लैंग्वेज में इनको ऐड किया गया था। एंड कुछ अगर रिसेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो मराठी, पाली, प्राकृत, इन सभी को जो है क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे पहले लैंग्वेज थी तमिल, उसके बाद में संस्कृत की बात करते हैं तो 2005 में इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसे गैर नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? तो इसमें अगर हम बात करते हैं लाइक प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की, तो उसको यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एग्जांपल किसका है? नेचुरल गैस का। अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी विंड एनर्जी की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये वापस से भी आपको, जैसे आपने आज देखा, आपको ये बार बार रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 1947 से 1991 के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो यहाँ पे जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का था? तो 1947 से लेकर 1991 के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था जीडीपी में, वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, यानी कि कृषि क्षेत्र का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल अभ्यारण्यों का कार्य नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें जो यहाँ पे प्रमोशन है मोनोकल्चर फार्मिंग का, ये पर्पस नहीं होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके अलावा हेरिटेज को प्रिजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, साथ ही में लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना, तो ये सब काम है किसके? बायोस्फीयर रिजर्व के। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकल फसल खेती को बढ़ावा देना, ये पर्पस नहीं होता है किसका? जैव मंडल अभयारण्य का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में Amazon.in लॉन्च किया गया था? तो Amazon.in की बात करते हैं तो इसको साल 2013 में लॉन्च किया गया था भारत में। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसे भारत में ब्रिटिश सुधारों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम माना जा सकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रिगार्डेड एज द ओनली पॉजिटिव आउटकम ऑफ अ ब्रिटिश रिफॉर्म इन इंडिया? तो इसमें अगर हम बात करें लाइक जो सोशल रिफॉर्म्स लॉज ये लोग लेके आए थे ब्रिटिशर्स, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सकारात्मक परिणाम माना जा सकता है इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें सती प्रथा का उन्मूलन, जो विधवा पुनर्विवाह था, इसके अलावा जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था, तो कुछ ऐसे कानून इन लोगों ने यहाँ पे पारित किए थे जिसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है किसका? विलियम बेंटिक का। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अगर हम बात करते हैं आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1885 में। पहला सेशन होता है बॉम्बे में, जिसके अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? दैट इज इसकी अध्यक्षता ये की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। वही बात करते हैं इसके फाउंडेशन मेंबर पे, तो नाम आता है किसका? एयो ह्यूम का।
ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट विमेन कौन थी, तो उसमें नाम आता है एनी बेसेंट का, पहली विमेन। एंड वही बात करें पहली इंडियन विमेन, तो नाम आता है किसका? सरोजिनी नायडू का। तो पहली अध्यक्षता करी थी उमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने। फाउंडेशन मेंबर में नाम है एयो ह्यूम का। फर्स्ट विमेन थी एनी बेसेंट, लेकिन बात करें फर्स्ट इंडियन विमेन, तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का। फॉर्मेशन कब होती है? 1885 में। और ये फर्स्ट सेशन हुआ कहाँ पर था? दैट इज़ बॉम्बे गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ये वेन्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वेन्यू भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित किया गया था? तो सोशल लाइफ इन द वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आश्रम्स? तो वैदिक काल में बात करें तो सामाजिक जीवन था वो बेसिकली 4 जो है आश्रम में विभाजित था, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? जिसमें बात करें लाइक ब्रह्मचार्य जो 0 से मतलब 25 वर्ष के बीच में, फिर गृहस्थ जीवन जो कि 25 से 50 वर्ष के बीच में, वानप्रस्थ की बात करें जो 50 से 75 वर्ष, और फिर संन्यास दैट इज़ 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच में। तो कुल मिला के 4 आश्रम थे व्यक्ति के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद में संन्यास। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत में लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? तो हु ऑर्गेनाइज द लोक अदालत इन इंडिया? तो भारत में लोक अदालत का आयोजन ये करते हैं कौन? दैट इज नालसा, जिसको हम कहते हैं नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया है? तो हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स इंडियन इंडस्ट्रीज? तो अगर हम बात करें कैसे वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योगों को यहाँ पे प्रभावित किया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि जो अधिक प्रतिस्पर्धा करके और जो आधुनिक तकनीक यहाँ पे प्रदान करके, तो मोर कंपटीशन इन्होंने यहाँ पे दिया, साथ ही में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल करी, इसकी वजह से यहाँ पे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दीवान-ए-अर्च का प्रमुख कौन था? और सैनिकों के प्रबंधन, घोड़ों पर निशान लगाने और युद्ध सामग्री के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो हु हेडेड द दीवान-ए-अर्च एंड वाज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग सोल्जर्स, ब्रांडिंग हॉर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रिंग द वॉर प्रोविजन? तो इसमें जो नाम यहाँ पे आता है उसमें नाम है किसका? दैट इज आरिज ए मुमालिक, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दीवान ए अर्च का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। और ये वही दिल्ली सल्तनत काल के दौरान में सैनिकों के जो प्रबंधन है, जो भर्ती है, घोड़ों के ऊपर जो निशान दागने की प्रथा थी और जो युद्ध सामग्री से संबंधित जो भी चीज़ें थी, प्रशासन के लिए जो ज़िम्मेदार मुख्य व्यक्ति था, वो कौन था? वो था आरिज ए मुमालिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? सुल्तान बलबन ने इसकी स्थापना यहाँ पे करी थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सामान्य अनुरोधों के लिए कितने दिनों के भीतर जानकारी प्रदान की जानी चाहिए? तो अगर हम बात करें आरटीआई जो एक्ट है 2005, इसके अगर हम बात करें इसके अनुसार 30 दिनों के भीतर यहाँ पे जो है जानकारी वो प्रदान की जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि विदिन 30 डेज। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? तो जो यहाँ पे एक प्राइमरी उद्देश्य है जुडिशियल रिव्यू का, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है बेसिकली कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, यानी कि टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज। तो ये इसका पर्पस है जुडिशियल रिव्यू का। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको बेसिकली दामोदर रिवर पर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन का मेन एम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इसका मेन एम है टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ में एकीकृत करना ही यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि व्हाट डज द टर्म
नेट शोन एरिया रेफर्स टू। तो नेट सोन एरिया रेफर्स टू व्हाट? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल एरिया विच इज कल्टीवेटेड विद द क्रॉप ड्यूरिंग द ईयर। तो एक साल में अगर हम बात करें पूरे वर्ष के दौरान में फसलों से खेती की गई कुल भूमि, यही यहाँ पर आती है नेट सोन एरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपित और प्राकृतिक वनस्पति के बीच में एक प्रमुख अंतर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दी प्लांटेड एंड दी नेचुरल वेजिटेशन? तो यहाँ पे जो ह्यूमन सुपरविजन है ना, उसका मतलब मानवीय देखरेख, वो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है प्लांटेड और नेचुरल वेजिटेशन के बीच में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों से पूछूंगी जिनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 16वीं शताब्दी के में शासन करने वाले विजयनगर वंश के शासक कौन थे? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ में इनका टाइम पीरियड क्या था वो भी आप लोगों ने मुझे बताना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है यहाँ पे कि वीर नरसिम्हा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है? तो इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको कोई भी बुक अपने घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.ravididipublication.com पर। साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप, जिसमें आपको जीके जिसका पूरा बैच मिलने वाला है। करंट अफेयर नोट्स मिलेंगे, 25,000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ्री पीडीएफ करंट अफेयर नोट्स और जीएस नोट्स ई बुक्स, ये सब भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।